अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। पसमानदा तबकात को लोकल बॉडी इलेक्शन में 42% रिजर्वेशन देने का बड़ा फैसला किया गया। तेलंगाना काबीना इजलास के फैसले पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने दिया बयान। गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह का इस्तीफा बीजेपी ने कबूल कर लिया। ताज़ा सर्कुलर में की गई तस्दीक। 3 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाले ही असल मुहिब वतन। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू का नया नारा आलमी यौम आबादी के मौके पर दिया पैगाम। बीजेपी न सिर्फ आइन के साथ छेड़छाड़ कर रही है बल्कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी इंतखाबात को चोरी करने की कर रही है साजिश। उड़ीसा की हुकूमत अवाम मुखालिफ, राहुल गांधी का खिताब। 75 साल की उम्र को पहुंच जाने वाले मोहन भागवत और मोदी को अब दूसरों को मौका देना चाहिए। आरएसएस के सरबराह भागवत के ताज़ा बयान पर कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा का रद्द-ए-अमल। और जालिम इसराइली फौज ने गाजा के शुमारी इलाकों में एक बार फिर रकम की जुल्म की नई दास्तान। ताज़ा हमलों में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद हुए जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना काबीना में गुज़िश्ता 18 महीनों के दौरान किए गए फैसलों पर अमलावरी का जायज़ा लिया गया और हर 3 महीने में काबीनी सतह पर फैसलों पर अमलावरी की पेशरफ्त का जायज़ा लेने का भी फैसला किया गया है। काबीनी इजलास के बाद रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात को लोकल बॉडी इलेक्शन में 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का एक बड़ा फैसला किया गया, जो कि एक अहम कदम है। रेवंत रेड्डी हुकूमत अपने वादों को पूरा कर रही है। आइए देखते हैं पूनम प्रभाकर का ये बयान। तो किया आज तेलंगाना सरकार अमल करके रोल मॉडल के जैसा हम लोकल बॉडी इलेक्शन में 42% बीसी रिजर्वेशन देने का कैबिनेट फैसला किया है। आज सीएम रेवंत रेड्डी जी का नेतृत्व में सब पूरा कैबिनेट 42% आने वाला लोकल बॉडी इलेक्शन में देने के लिए जो भी कार्रवाई करना है वो कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया और उसके लिए जो भी करना है सरकार की तरफ से पूरा क्षेत्र ग्राउंड लेवल में काम शुरू होगा और आने वाला दिन में 42% रिजर्वेशन जैसा हम इलेक्शन से पहले कामारेड्डी डिक्लेरेशन में बोला 4 तारीख 2024 को फरवरी और 4 तारीख फरवरी 2025 तक एक साल में डिसीजन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक हम गए। आने वाला दिन में कोई कुछ बोले हम करके दिखाएंगे। इसके लिए हम जैसा सब राजनीतिक पार्टी से एक बीसी के मंत्री के नाते सबका मदद। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति को रियासत भर में मजबूती के साथ वसअत दी जा रही है। वो कतागुड़ा में जलसे से खिताब कर रही थी। कविता ने रियासती हुकूमत पर तनकीदें भी की। रियासत में हुक्मरानी की सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर पर तफसीली बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के खर्चात मुकम्मल माफ़ नहीं हुए। जबकि हमने रेवंत रेड्डी को बहस के लिए मदऊ किया तो पीछे हट गए। जबकि अवाम से किए गए वादे जैसे खवातीन को माहाना 2500 रुपये माली मदद का वादा भी पूरा नहीं हुआ। ताहम कविता ने कहा कि तेलंगाना काबीना की जानिब से पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन देने के फैसले की हम सताइश करते हैं। Telangana Jagriti and United Full Print have been demanding for 42% reservation to be given in local body elections. We also held a press conference in Delhi to that effect and we demanded that an ordinance to be issued immediately. We are happy today that the state government has come down to implement the ordinance. But when we look at the political situation in this nation, there is also a possibility the ordinance passed by the state government can be held by the governor. We hope the Telangana ordinance for OBC reservation will not land up in such trouble, but yet we are willing to give a chance to the government. That is why we will be postponing the rail roko until further notice. We will give government some time to give an ordinance. We will also wait for some more time for the Honorable Governor to pass the ordinance. If that happens and a caveat is put in the High Court, then 42% can be. बीजेपी की मरकजी क़यादत ने एक ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी से 3 बार गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि पार्टी की मरकजी क़यादत राजा सिंह का इस्तीफ़ा बराह रास्त तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर को भेजेगी या खुद एमएलए का इंतज़ार करेगी। उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा अपना रवाना कर दिया था। ताहम एमएलए से रिज़ाइन की अभी कोई इत्तला नहीं है। याद रहे कि राजा सिंह ने मरकजी क़यादत की जानिब से साबिक़ एमएलसी एन रामचंद्र राव को तेलंगाना पार्टी सदर बनाए जाने पर नाराज़गी का इस्तीफ़ा दिया था और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए पार्टी की मरकज़ी क़यादत पर इत्मीनान और रियासती क़यादत पर एतराज़ जताया था।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रविंद्र रेड्डी ने गुलजार हाउस आतिशज़दगी के मुतासिरीन के लिए 85 लाख रुपए की इमदाद जारी कर दी है। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत ने 18 मई साल 2025 को गुलजार हाउस चारमीनार हैदराबाद में पेश आए अलमनाक आतिशज़दगी वाक़े पर अपनी जान गंवाने वालों के अहले खाना की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 85 लाख रुपए को मंजूरी दी। इस सिलसिले में आज बाकायदा तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर हैदराबाद को इमदादी रकम की तकसीम को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने आलमी यौम आबादी के मौके पर अहम बयान दिया और कहा कि 3 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाले ही असल मुहिब्बे वतन हैं। हमें ऐसे अफराद का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में 2 से ज़्यादा बच्चों वाले अफराद को मजालिस मकामी इदारों के इलेक्शन में हिस्सा लेने से नाअहल करार देने का कानून उन्होंने हिलाया था, लेकिन आज के हालात में आबादी को कंट्रोल करने से ज़्यादा उसे बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम बेहतर पॉलिसी के लिए लाएँ, इस पर यहाँ बैठ कर गौर कर रहे हैं क्योंकि वक्त के तकाज़ों के मुताबिक पॉलिसी में तब्दीली जरूरी है। आइए देखते हैं बाबू का ये बयान। ఒకరుంటే మంచిది, ఒకరుంటే ముద్దు, ఇద్దరుంటే పర్వాలేదు, 3 వద్దని చెప్పేవాడిని. ఇప్పుడు అంటున్నా నేను 3 కంటే పైనుంటే వాళ్ళే నిజమైన దేశభక్తులు, ఈ సమాజాన్ని కాపాడే వ్యక్తులు కూడా అని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్తున్నా. అలాంటి వాళ్ళకి గౌరవిద్దాం. आज जुमे को प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान गांधी भवन हैदराबाद में एमएलसी आमिर अली खान से मुलाकात करते हुए दर्जनों लोगों ने अपनी शिकायत बशमुल हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक मसाइल और दीगर शहरी उमूर को शेयर किया और इसे हल करने का मुतालबा किया गया। याद रहे कि गांधी भवन में अरकान असम्बली और कानून साज कौंसिल बाकायदगी के साथ वक्त दे रहे हैं ताकि अवामी मसाइल की समाअत कर सके और इन्हें हल भी किया जा सके। आमिर अली खान ने लोगों के मसाइल की समाअत की और इसके हल के सिलसिले में इक़दामात किए जा रहे हैं। एमएलसी आमिर अली खान ने आज जुमे को प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान गांधी भवन में साबिक एमएलए जगा रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर लोगों से मुलाकात करते हुए इनकी शिकायत की समाअत की गई। जगा रेड्डी ने इस मौके पर आमिर अली खान की काविशों की भरपूर अंदाज में सताइश की। इस मौके पर दीगर कांग्रेस लीडरान और पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। हाइड्रा हैदराबाद में गैरकानूनी इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। वो नहरों, तालाबों, कुंट और अवामी पार्कों पर बने हुए ढांचों को हटाने का काम तेज़ी के साथ अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा कार्रवाई में हाइड्रा की टीमों ने कुकटपल्ली इलाके में निदामी कार्रवाई में हिस्सा लिया। हबीबनगर में गैरकानूनी ढांचे के बारे में शिकायत मिलने के बाद अहलकार ने जाए वक़्वा का दौरा किया और पुलिस के ताउन से तजावुज़ात को हटा दिया गया। हाइड्रा ने इससे कबल एक और मामले में राजेंद्र नगर में पार्क की ज़मीन पर कायम गैरकानूनी इमारतों को हटाया था। वेलफेयर एसोसिएशन ने शिकायत की थी कि पार्क की ज़मीन का गलत इस्तेमाल जारी है, जिस पर इलाके का दौरा करने के बाद हाइड्रा हुकाम ने वहां बनाए गए गैरकानूनी ढांचों को मुनहदिम कर दिया। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके कुकटपल्ली में मिलावटी सेंधी के वाक़े ने सनसनी फैलाई है। इस वाक़े में अब तक 5 अफराद की हिलाकत की तस्दीक की गई है, जबकि 31 अफराद निम्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज है। निम्स हॉस्पिटल की जानिब से ताज़ा हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि मुतासरा 31 मरीजों में से 27 की हालत मुस्तहकम है, जबकि 4 अफराद का डायलिसिस किया जा रहा है। अस्पताल हुकाम ने कहा कि मल्टी स्पेशलिटी माहिरीन की टीम इन मरीजों की सेहत पर नज़र रखे हुए है। पुलिस और सेहत आमा के हुकाम ने इस वाक़े की मुकम्मल जाँच शुरू कर दी। शहर भर में गैरकानूनी शराब फरोख्त और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई गई है। अवाम से अपील की गई कि वो गैर मजाज राय से शराब न खरीदें और किसी मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस या मुताल्लिका हुकाम को दी जाए। कुकटपल्ली में मिलावटशुदा सेंधी के वाक़े पर कार्रवाई का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में आज एहतजाज किया गया। नामपल्ली में एक्साइज कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू CPM और DYFI के तहत एहतजाज किया गया। मिलावटशुदा सेंधी के मुतासिरीन के अफराद ख़ानदान के लिए 1 करोड़ रुपये की मांग की गई और हुकूमत से खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में चंद्रायन गुट्टा पुलिस हदूद में एक और दिल दहला देने वाला कत्ल का वाक़या पेश आया, जहां 25 साला कैब ड्राइवर मोहम्मद अब्दुल को सफ़ाकी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये वाक़या सुनसान इलाके में पेश आया, जहां अब्दुल की लाश खून में लथपथ पाई गई। पुलिस राय के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर मुतादद गहरे ज़ख्मों के निशान मौजूद हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीक़ात कर रही है। पुलिस हुकाम ने इस हवाले से मीडिया के लिए बयान भी जारी किया। 6:30 बजे को एक इन्फॉर्मेशन आया कि चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन मिला। वो इन्फॉर्मेशन का है तो चंद्रायनगुट्टा PS लिमिट्स में उमर खालिन के बाद और नारे के बाद एक मेल डेड बॉडी, उसका उम्र 26 है, ऐसा डेड बॉडी पड़ा हुआ बोल के
इंफॉर्मेशन आया है। वो इन्फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने जगह पे आके चेक करे तो डेड बॉडी देखे तो इनका नाम मालूम हुआ अजीज अख्तर वो सन्ना बाबर उम्र इनका 26 ईयर्स है। इन्हों ड्राइवर काम करते। इससे पहले इन्हों चोरी केस में जेल को जाके आए गए। इसके ऊपर सस्पेक्ट शीट भी कंचनबाग पुलिस स्टेशन मेंटेन हो रहा वो मालूम हुआ। बाद में इनको फैमिली से मालूम करे तो इन्हों रात में घर से निकल गए, इधर आ गए बोल के मालूम हुआ। इनको देखे तो पूरा बॉडी पे इंजरीज है। इंजरीज के बारे में हमारे को मालूम है। पहले वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको रात में कोई आदमी आके दुश्मन से मारे बोल के मालूम हुआ। इसका बारे में हम केस रजिस्टर करके इंक्वायरी कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन में पूरा मालूम करने के बाद कौन मारे, कैसा, इसके दुश्मन क्या है, कौन दुश्मन से मारे मालूम का पूरा इन्फॉर्मेशन बता दी। सर मारे किसी वतन से? अच्छा अभी नहीं बोल सकते कैसा उनका इंजरी से है, उनका चेस्ट में और नेक में इंजरी से है। कैसा मारे वो उनको पकड़ने के बाद हमको मालूम होता कैसा मारे वो कौन मारे। बच्चे की उम्र 24 साल थी। क्या नाम था बच्चे का? एम.ए. अजीज था। कब निकले? घर से शाम में 9:30 बजे खाना खा के निकला। ये आता हूँ उसको बच्ची की तारी कहते जाके आता हूँ बोल के निकला घर से। हाँ हो गई थी। कितने बच्चे? एक ही बच्ची है, 6-7 महीने की है। तो दुश्मनी होती है? हाँ? तो दुश्मनी थी किसी से? दुश्मनी किससे है बोलेंगे, अब सब बच्चों में ही फिरते थे बच्चे। क्या काम वो कैब ड्राइवर था उन्होंने। कैब ड्राइवर? हाँ घर से कब निकले थे लास्ट? 9:30 बजे निकला खाना खा लेके। कोई आखिरी मतलब फोन वोन कुछ आया थे? किसके पास जा रहे थे? वहाँ बीवी के पास जा रहा हूँ, बच्ची सतारी कहते देख के आता हूँ। और बढ़ते ही चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस से राहुल गांधी ने बीजेपी और अडानी ग्रुप पर सख्त तनकीदें की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी न सिर्फ आइन के साथ छेड़छाड़ कर रही है बल्कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी इलेक्शन को चोरी करने की साजिशों में मसरूफ़ है। राहुल ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की शाख की तरह काम कर रहा है और अपनी गैर जानिबदारी को भूल गया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के दरमियान 1 करोड़ नए वोटर शामिल किए गए जिनके बारे में किसी को नहीं मालूम कि वो कौन थे और कहाँ से आए। उन्होंने भी कहा कि बिहार में भी इस तरह की साजिश हो रही है जिसका कांग्रेस और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया सख्ती से मुकाबला करेगी। राहुल ने कहा कि उड़ीसा की रियासती हुकूमत सिर्फ गरीबों से दौलत छीनने का काम कर रही है। पहले बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने ही किया, अब बीजेपी भी वही कर रही है। रियासत के गरीब, दलित, आदिवासी, पसमानदा तबके, किसान और मजदूर एक जानिब है और दूसरी जानिब अरबपति और बीजेपी हुकूमत। राहुल ने इल्ज़ाम लगाया कि अडानी ग्रुप मोदी हुकूमत को चला रहा है। हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। भाइयों और बहनों, उड़ीसा इनका मॉडल है। यहां पे 5-6 बड़ी कंपनियों को ये आपका पूरा का पूरा धन दे रहे हैं। अभी मैं डेलीगेशन से मिला, किसान के डेलीगेशन से मिला, महिलाओं से मिला और उनकी आवाज सुनी, उनका दुख सुना, उनका दर्द सुना। भाइयों और बहनों, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की रहेगी। यहां पे आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है, पैसा कानून लागू नहीं किया जाता है, आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। ये जमीन उनकी है, जल उनका है, जंगल उनका है और कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, ट्राइबल बिल लाई और इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। विकास, भाइयों और बहनों, विकास 2-3% के लिए नहीं होता है। विकास 2-3 अरबपतियों के लिए नहीं किया जाता है। विकास उड़ीसा की जनता के लिए किया जाना चाहिए, गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए, किसानों के लिए किया जाना चाहिए। यहां की सरकार 24 घंटा
आपका धन, आपका जंगल, आपकी जमीन आपसे छीनती है, आपको जमीन से हटा देती है, आपको सही मुआवजा नहीं देती है, आपको धमकाती है, आपको डराती है। और मैं यहां स्टेज से कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाई हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, जिन पर भी सरकार आक्रमण कर रही है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सारे नेता खड़े मिलेंगे, मैं खड़ा मिलूंगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका पट्टा है वो आपको कांग्रेस पार्टी दिलाएगी, अंत में कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी एक नई योजना लाए थे। पूरे देश में उन्होंने फसल बीमा योजना, एक नई योजना लागू की थी। उन्होंने कहा था कि जब किसानों को मुश्किल होगी, तूफान, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस ने रद्दअमल जाहिर किया, जिसमें भागवत ने कहा था कि जब कोई शख्स 75 साल का हो जाए तो इसे दूसरों को मौका देना चाहिए। कांग्रेस ने इस बयान को न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए शरा करार दिया, बल्कि उसे एक सियासी खुशखबरी करार दिया। पवन खेड़ा ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मोहन भागवत ने खुशखबरी दी कि 75 साल की उम्र के बाद इंसान को दूसरों को मौका देना चाहिए। खुशखबरी इसलिए कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 साल के हो जाएंगे और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मोदी सियासत में ना होते तो कहां होते, शायद वो बॉलीवुड में होते, लेकिन वो बॉलीवुड में नहीं गए और बॉलीवुड बच गया, लेकिन हिंदुस्तान नहीं बच पाया। आइए देखते हैं पवन खेड़ा का ये दिलचस्प बयान। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन के हवाले से। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के शुमारी इलाक़ों में आज एक बार फिर जुल्म की नई दास्तान रकम की है और ताज़ा हमलों में 10 फ़लस्तीनियों को कम से कम शहीद किया गया। इन हमलों में दर्जनों शहरी ज़ख्मी भी हुए। पेश है सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के शुमारी इलाक़ों में एक बार फिर जुल्म की नई दास्तान रकम की और मासूम फ़लस्तीनियों का खून पानी की तरह बहाया गया। ज़ालिम इसराइल के वहशियाना ताज़ा हमलों में कम से कम 10 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात हैं, जबकि दर्जनों आम शहरी ज़ख्मी हुए हैं। अलमनाक पहलू यह है कि इन हमलों में 10 से ज़्यादा बच्चे अपने जिस्मानी आज़ाद से भी महरूम हो गए। ये खूनी हमले 2 अलग अलग मुकामात पर किए गए। एक बमबारी जबलिया में स्कूल पर की गई, जहां हजारों बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे, जबकि दूसरा हमला मगरिबी गजा के अशाती कैम्प में एक रिहायशी मकान पर किया गया, जिसमें एक स्कूल को निशाना बनाया गया जो बेघर शहरियों के लिए पनाहगाह था। ऐनी शाहिदीन ने कहा है कि हमला इंतहाई सफाकियत से किया गया, जिसमें कम से कम 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें मासूम बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। दूसरा बुज़दिलाना हमला शादी कैम्प में मकान पर किया गया, जहाँ एक ख़ानदान के अफराद और ज़ाहिर ख़ानदान के मुहाजिरीन रिहायश पजीर थे। इस हमले में भी कम से कम 2 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जबकि दीगर कई ज़ख्मी हो गए। काबिज़ इसराइली फ़ौज मुसलसल आम शहरियों को निशाना बना रही है। इमदादी काफ़िलों को भी रोका जा रहा है। अस्पतालों पर बमबारी से निज़ाम सेहत तबाह बर्बाद हो गया और गजा के लोग कहत,
बीमारी और मौत के दहाने पर खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। पसमानदा तबकात को लोकल बॉडी इलेक्शन में 42% रिजर्वेशन देने का बड़ा फैसला किया गया। तेलंगाना काबिनेट इजलास के फैसले पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने दिया बयान। गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह का इस्तीफा बीजेपी ने कबूल कर लिया। ताज़ा सर्कुलर में की गई तस्दीक। 3 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाले ही असल मुहिब्बे वतन। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू का नया नारा आलमी यौम आबादी के मौके पर दिया पैगाम। बीजेपी न सिर्फ आइन के साथ छेड़छाड़ कर रही है बल्कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी इंतखाबात को चोरी करने की कर रही है साजिश। उड़ीसा की हुकूमत अवाम मुखालिफ, राहुल गांधी का खिताब। 75 साल की उम्र को पहुंच जाने वाले मोहन भागवत और मोदी को अब दूसरों को मौका देना चाहिए। आरएसएस के सरबराह भागवत के ताज़ा बयान पर कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा का रद्द-ए-अमल। और जालिम इसराइली फौज ने गाजा के शुमारी इलाकों में एक बार फिर रकम की जुल्म की नई दास्तान। ताज़ा हमलों में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद हुए जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।